सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास के चैनल के अंदर। आज हमारा एक क्वेश्चन बनता है बीएससी नर्सिंग करने का। अब क्वेश्चन बनता है बीएससी नर्सिंग हम कब करें, हम 12th पास होने के बाद करें या फिर 12th पास यानी 12th बोर्ड एग्जाम देने के तुरंत बाद करें। जैसे तमाम ऐसे क्वेश्चन हमारे अंदर बनते हैं। या बीएससी नर्सिंग करने के फायदे क्या हैं, क्या हमें बढ़िया जॉब्स मिल पाएंगी प्राइवेट के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स मिल पाएगी या फिर सैलरी कितनी होती है, जैसे तुम्हें हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में। या एक क्वेश्चन बनता है कि सर मैं इस एग्जाम को 12th के बाद दूं या फिर 12th पास जैसे हूं यानी 12th के साथ, जैसे मैं आज 12th क्लास के अंदर हूं तो मैं अब 12th एग्जाम बोर्ड का जैसे खत्म होगा तुरंत उसके बाद बीएससी नर्सिंग दे सकता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या फिर मैं कब बीएससी नर्सिंग करूं जो बेहतर होगा, और कौन सी जॉब्स करूं बीएससी नर्सिंग के अंदर जिसमें बेहतर सैलरी मिल पाए, जैसी मैं तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। देखना, एक होता है यूपी नेट 2027 का। अब मैं यूपी नेट क्या है, जो लोग बीएससी नर्सिंग यूपी से करना चाहते हैं, अगर आप यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के, बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब इसके आगे मैं बात करूंगा कैसे एग्जाम होता है, क्या सिलेबस होता है, जैसी तमाम इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। देखना क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज यूपी नेट। देखना है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, एक एग्जाम होता है। जो लोग यूपी के हैं वो लोग अगर बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो देखो, अगर मैं बात करूं यूपी में बीएससी नर्सिंग का एडमिशन लेने का एक क्या है एग्जाम होता है। अगर आप यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग का करना चाह रहे हो, यूपी के हो, तो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, चाहे वे गवर्नमेंट के अंदर कॉलेज के अंदर लो या फिर प्राइवेट के अंदर लो। ठीक है, एक बात आपको क्लियर हो गई कि अगर आपको यूपी से बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको इस एग्जाम को पहले क्लियर करना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें देखना, अच्छा इसके बारे में अगर मैं बात करूं, अगर एग्जाम मोड के बारे में बात करूं, एग्जाम मोड वगैरह क्या होता है या फिर टाइमिंग कब होती है, हमारे फॉर्म आने का, एग्जाम क्या होता है, टाइम कितना पेपर का मिलता है, जिस तमाम चीज के बारे में देखना साथियों। देखो, एग्जामिनेशन मोड अभी तक क्या है, पेन पेपर मोड है। अभी जो चल रहे हैं भाई पेन पेपर यानी ऑफलाइन मोड से आपका एग्जाम होता है, और कई तमाम ऐसे एग्जाम्स हैं जो ऑनलाइन मोड होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑफलाइन मोड एग्जाम देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं टाइम क्या होगा 2027 के अंदर आपका एग्जाम क्या होगा, तो एग्जाम आपका मई से जून में होगा, जो कि अभी तक जो 2026 के अगर मैं बात करूं तो मई और जून की भी 2026 के अंदर भी एग्जाम ही हुआ था, और 2027 के अंदर भी उम्मीद है कि मई और जून के अंदर आपके एग्जाम होंगे। अगली पॉइंट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर पॉइंट में अगर बात करूं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर अब देखना यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एजुकेशनल। तो देखना, सबसे पहले कौन फील कर सकता है, एक तो विद्यार्थी कर सकता है जो 12th पास हो, क्या हो, जो 12th पास हो और पीसीबी का विद्यार्थी हो, पीसीबी का विद्यार्थी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो 12th क्लास के अंदर, वो विद्यार्थी कर सकता है जो 12th पास हो और पीसीबी का हो। अगला पॉइंट क्या है, जो विद्यार्थी अभी 12th क्लास के अंदर है, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैं बीएससी 12th के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम दूं सीनेट का, वो भी कर सकता है। यानी जो लोग 12th पास हो चुके हैं वो लोग भी दे सकते हैं इस एग्जाम को, और जो लोग 12th क्लास के अंदर प्रेजेंट में हैं वो लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब देखो बेहतर क्या होगा, आप देखो जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और जो यूपी सीनेट के अंदर एग्जाम आते हैं, सिलेबस क्या होता है, दोनों सेम होता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हो और यूपी सीनेट एग्जाम देना चाह रहे हो तो बहुत बेहतर है अभी आप दे सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम के बाद एक या दो महीने का आपको कम से कम तो टाइम मिलता ही है, 1-2 महीने का टाइम आपको मिलेगा। आप उसके भी जो एक्स्ट्रा पढ़ना होगा या फिर अभी पढ़ लो या फिर बोर्ड एग्जाम जब आपका हो जाएगा तब पढ़ लो। ठीक है, ये आपको मौका मिलेगा। कुछ थोड़ा बहुत बेसिक होते हैं इधर उधर के, वो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें देखना भाई, अगली पॉइंट हमारी तैयारी के बारे में बात करूं तो देखो क्या है, सिलेबस आपका भाई ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम का और यूपी सीनेट का होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, अब क्या है, अगर आप दोनों साथ करना चाह रहे हो तो दोनों आप साथ कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो और यूपी सीनेट की एग्जाम की तैयारी भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं और आगे अगर मैं बात करूं देखना, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो देखो क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी 12th क्लास के अंदर होना चाहिए जो लोग इस एग्जाम को देने जा रहे हैं यूपी सीनेट यानी बीएससी नर्सिंग का। मिनिमम नंबर उनकी क्या होने चाहिए, 45% आपके मिनिमम नंबर होने चाहिए 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर, कम से कम आपके 45% होने चाहिए आपके 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर।
अच्छा, अगर हम बात करें एज लिमिट की तो आपकी एज मिनिमम 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 35। मिनिमम अगर एज की मैं बात करूं तो आपकी 17 ईयर होनी चाहिए, 17 ईयर, और अगर मैक्सिमम की मैं बात करूं तो आपकी 35 ईयर होनी चाहिए। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं एग्जाम्स के अंदर, बहुत ज़्यादा ये सब मायने रखती हैं, तो इस सब का भाई खास ध्यान रखना, इन चीज़ों का गलतियाँ ना हो पाए यहाँ सब। अगर हम आगे बात करें एग्जाम पैटर्न या फिर सब्जेक्ट वगैरह क्या होते हैं, क्या हम बात करें एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होता है और सब्जेक्ट वगैरह कौन कौन से होते हैं, तो आप जानते हो फिजिक्स होता है जो 24 मार्क के आते हैं, यानी 24 नंबर का आता है। ऐसे केमिस्ट्री आपका 24 नंबर का आता है। बायोलॉजी आपके 24 नंबर के आते हैं। एक सेकंड, और क्या है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है 24 नंबर का, और क्या है आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट आता है आपका इसके अंदर 24 नंबर का। यानी आपको कुल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आपके पूरे रहेंगे, जो आपका पेपर होगा 120 नंबर का होगा यहाँ पर। आगे अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा देखने को, हमें एग्जाम फॉर्मेट देखना। इस एग्जाम के बारे में क्या है, टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 MCQ क्वेश्चंस आपके होंगे, और अगर टाइम की मैं बात करूं तो टाइम आपको 2 घंटे 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, मीडियम आपका बाइलिंगुअल होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो भी इस एग्जाम को दे सकते हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी इस एग्जाम को दे सकते हो। दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका एग्जाम यहाँ पे आता है। नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता है, और ऑलमोस्ट आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपके पास गोल्डन चांस है कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इससे थोड़ा कंपटीशन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है एग्जाम। ठीक है, वैसे अगर नेगेटिव मार्किंग रहता है थोड़ा भाई टफ हो जाता है कि अगर जो नहीं आ रहा है उससे तो भाई तुक्का मारेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव मार्किंग के अंदर नंबर कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई है ही नहीं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। अगर सही हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं सही हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं नंबर कटने वाला है आपका। आगे अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखो अगर जनरल और ओबीसी 3000, अगर कोई SC ST PW है उसका 2000। देखो भाई, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी जगह जाना है, थोड़ा पैसे खर्चे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बहुत बेहतर जगह जा रहे हो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन जगह जा रहे हो। अगर आप यहाँ से पढ़ लिख करके बढ़िया बन गए, बढ़िया से अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत बेहतर आदमी बन जाओगे, बहुत बेहतरीन आपका कैरियर बन जाएगा। इतनी फीसें नहीं है, जितनी बड़ी संस्था इंस्टीट्यूट है उतने के हिसाब से बहुत कम फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप जनरल के हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी, 3000। अगर आप SC ST PWD के हो तो आपको 2000 रुपया लगेगा। फॉर्म भरने से फीस थोड़ी अधिक है, लेकिन अच्छे करियर के लिए क्या है, निवेश है। ऐसे समझो कि एक बढ़िया काम करने जा रहे हो, आगे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा, ऐसा समझ करके इसको फॉर्म आप फिल करना। आगे अगर मैं बात करूं टॉप कॉलेजों के बारे में, जैसे आपका KGMU हो गया, SGPGI हो गया, AVVMU हो गया, एक क्या टॉप कॉलेजों में से आते हैं। आगे अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब के बारे में, क्या क्या हमारा यहाँ पर हो सकता है। देखो भाई, आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, CHO बन सकते हो, आप PHN बन सकते हो, आप इंडियन रेलवे के अंदर नर्सिंग बन सकते हो, आप टीचिंग लेक्चरर, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो, नर्सिंग कॉलेजों के अंदर आप पढ़ा सकते हो। अगर पढ़ाने के अंदर आपका क्षमता है, पढ़ाने में आपको बढ़िया लगता है तो आप बढ़िया कर सकते हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा थोड़ा पढ़ लिख करके आप प्रोफेसर बन सकते हो, और नर्सिंग के विद्यार्थियों को आप पढ़ाना शुरू कर सकते हो। तो आपको देख सकते हो स्टाफ नर्स बनने का मौका है, CHO बन सकते हो, PHN बन सकते हो, इंडियन रेलवे के अंदर नर्सिंग कर सकते हो, आप टीचिंग वगैरह के फील्ड में भी बहुत बेहतर कैरियर बना सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो और भी चीज़ें हैं, देखना क्या है प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या क्या हमारे पास फायदे हैं। एक सेकंड देखना यार, हम लोग तो थोड़ा पीछे आ गए, एक सेकंड देखना, एक सेकंड। हम लोग यहाँ पहुँचे थे। अभी क्या है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बेहतरीन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। देखना, जैसे आप समझ सकते हो किसी बढ़िया हॉस्पिटल के अंदर आप जा सकते हो नर्स के रूप में। ठीक है, आप इसके अंदर ICU OT के अंदर जा सकते हो, या फिर होम हेल्थ केयर नर्स बन सकते हो,
ऐसे जैसे बेहतरीन आपके सामने नर्स एजुकेटर बन सकते हो। तो आप जहां बढ़िया जो अभी आपको बेहतर लगता है, नर्स बनना, एजुकेटर बनना या फिर कोई ऑफिसर बनना, वहां आप जा सकते हो। आप गवर्नमेंट के अंदर बढ़िया आपके सामने बढ़िया है, आप करियर बना सकते हो, प्राइवेट के अंदर भी बढ़िया बना सकते हो अपना करियर। बस आपको बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। जो भी करने जा रहे हो, अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़ रखा है, बढ़िया आपके पास नॉलेज है, तो आप चाहे गवर्नमेंट के अंदर जाओगे तो भी वहां बढ़िया कर सकते हो, प्राइवेट के अंदर जाओगे तो भी वहां बढ़िया कर सकते हो, और कुछ अपना अगर करना चाहते हो, नर्सिंग होम वगैरह खोलना चाहते हो, वहां भी बहुत बेहतर कर सकते हो। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी बढ़िया आपके पास एक्सपीरियंस है उस चीज की, नॉलेज कितनी बेहतरीन है। इन 2-3 चीजों पे आपका बहुत बेहतर पकड़ अगर होगी तो पूरी उम्मीद के साथ कहा जा सकता है जहां भी आप रहोगे वहां बहुत शानदार करियर बना सकते हो। अगर मैं आगे बात करूं, आगे देखना एम्स, नॉर्सेट, इसके अंदर भी आप एग्जाम दे सकते हो। आरआरबी रेलवे के अंदर आप एग्जाम दे सकते हो। यहाँ भी आप एग्जाम दे करके इन बड़ी संस्थानों के अंदर जा करके बेहतरीन कैरियर बना सकते हो। इसके अंदर आपका रिक्वायर क्या होता है, जेएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग। एज आपकी 21 से लेके 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर मैं सैलरी वगैरह की बात करता हूँ, स्टार्टिंग में 44,000 से लेकर के आपकी 1,42,000 पर मंथ हो सकती है। कितनी आपकी 44,000 से लेकर के 100 यानी 1,42,000 रुपये तक पर मंथ क्या हो सकती है स्टार्टिंग में। जैसे आप ज्वाइन करोगे स्टार्टिंग में अगर आप इन जैसे संस्थानों में पहुंच गए तो आपकी इतनी सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी। तो बहुत बढ़िया यहाँ भी भाई, बस आपके मेहनत के ऊपर करता है। अगर आपने शानदार मेहनत कर ले गई तो आपके कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो देखना आगे, अगर मैं बात करूं डीप डाइव, अगर सीएचओ रोल के अंदर जाना चाहते हो तो आपके एग्जाम के अंदर यूपीएनएचएम सीएचओ एग्जाम आप एक होता है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और एज लिमिट 21 से लेकर के 40 ईयर तक होनी चाहिए। और सैलरी ब्रेकडाउन अगर मैं बात करूं तो 25,000 से लेकर के 40,000 रुपया पर मंथ यहाँ भी शुरुआत हो सकती है। कितनी पर मंथ अगर मैं बात करूं, जैसे ही आपकी यहाँ ज्वाइनिंग होगी वहां से 25,000 से लेकर के 40,000 तक की एक शानदार सैलरी आपको मिल सकती है। अगर एज लिमिट वगैरह की बात की जाए तो 21 से लेकर 40 के बीच होनी चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। रिक्वायर्ड एग्जाम यूपीएनएचएम सीएचओ एग्जाम एक होता है जहां से आपका यहां पर सिलेक्शन हो सकता है। आगे अगर हम बात करें नॉन मेडिकल, देखना नॉन मेडिकल कैरियर, आप अगर मेडिकल के अंदर नहीं करना चाह रहे हो, आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया है, नहीं आपको बेहतर लग रहा है, आप चाह रहे हो मेडिकल से फील्ड से हट करके कुछ और किया जाए, किसी और फील्ड में चला जाए, आपने लेकिन मेडिकल फील्ड से किया है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप जहां पर हो, जिस फील्ड के अंदर हो, उस फील्ड से हट करके आप कुछ और कर सकते हो। जैसे आप सिविल सर्विस के अंदर जा सकते हो, एसएससी का एग्जाम दे सकते हो, बैंकिंग दे सकते हो, पुलिस आर्मी वगैरह की एग्जाम आप यहां से दे सकते हो, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन डिग्री हो चुकी है। आपको मेडिकल के अंदर बेहतर नहीं करियर लग रहा है, आपको इन जैसे एग्जाम के अंदर करियर बढ़िया लग रहा है, तो आप यहाँ भी जाकर के अपना कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया है तो आपको गवर्नमेंट जॉब बढ़िया मिल सकती है, प्राइवेट मिल सकती है, और क्या है खुद का बढ़िया कर सकते हो। इन तीनों क्या है मेडिकल के फील्ड हैं, मेडिकल के फील्ड तीनों हैं। लेकिन अगर इनके अंदर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, नॉन मेडिकल कैरियर बनाने का चांस है। जैसे कि आपको यूपीएससी यानी सिविल सर्विस के अंदर जा सकते हो, एसएससी वगैरह का एग्जाम दे सकते हो, बैंकिंग सेक्टर का जॉब कर सकते हो, पुलिस आर्मी का एग्जाम आप दे सकते हो, अपना सिलेक्शन बेहतर ले सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं, अगर मैं सैलरी की बात करूं, जैसे मैंने बताया था जॉब प्रॉफिट, अगर स्टाफ नर्स एम्स के अंदर एंड और नॉर्सेट के अंदर जा रहे हो तो आपकी सैलरी 80,000 से लेकर के 1 लाख प्लस तक हो सकती है पर मंथ। अगर आप DSSS में जा रहे हो तो आपकी 45,000 से लेकर के 1 लाख पर मंथ यहाँ पे हो रही है। अगर टीचिंग प्रोफेशन में आप जा रहे हो तो 40,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक आप दे सकते हो। CHO के अंदर आप जाओगे तो 25,000 से लेकर के 40,000 आपका है। आगे अगर हम बात करें प्राइवेट नर्सिंग के अंदर जाओगे तो 25,000 से 40,000 तक आपको यहाँ भी सैलरी इन हैंड मिल जाएगी बहुत ही आराम से। अगर आगे मैं बात करूं एक चीज और याद रखना, जाते जाते एक और चीज याद रख लेना, ठीक है। देखो 12th पासिंग, या फिर आप 12th पास कर चुके हो या फिर अभी आपने 12th क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम देना है यूपी सेनेट का, तो आपका मिनिमम 45% होना चाहिए।
और क्या है, आप दोनों एग्जाम एक साथ कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का भी सिलेबस और यूपी सेनेट का भी एग्जाम क्या है, जो सिलेबस है ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता है। बस थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको इधर उधर करना पड़ेगा, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के बाद थोड़ा सा पढ़ लेना 1-2 महीने के अंदर, या फिर बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो पढ़ाई कर रहे हो उसी में 1-2 घंटे निकाल करके आप इसकी भी पढ़ाई कर लेना। कैरियर स्कोप की अगर मैं बात करूं तो आपको देखो गवर्नमेंट के अंदर एम्स, रेलवे वगैरह में, प्राइवेट एंड नॉन मेडिकल तीनों के अंदर है। अगर आप गवर्नमेंट के अंदर जाना चाहते हो तो भी कर सकते हो बढ़िया, अगर प्राइवेट में जाना चाह रहे हो तो भी बढ़िया कर सकते हो, और नॉन मेडिकल, ना ही आप मेडिकल के फील्ड में प्राइवेट में करना चाह रहे हो ना ही गवर्नमेंट के अंदर, तो आपके पास एक और ऑप्शन है नॉन मेडिकल सेक्टर के अंदर भी जॉब कर सकते हो। और अर्निंग की मैं बात करूं तो भाई देख सकते हो 1,42,000 पर मंथ तक आपकी सैलरी जा सकती है। अगर आगे हम बात करें तो कुछ तमाम चीजें हैं जिनकी आप यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के जाना। देखो यूपी सेनेट 2027 के अंदर एक बढ़िया गाइडेंस थी और सब तमाम चीज़ मैंने बता दिया है। अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन जैसे एग्जाम की जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करना, ताकि हर एक विद्यार्थी तक इस एग्जाम के बारे में जानकारी हो। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।